मेरे हाथ नागमणि लग गई है, अब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। वो आदमी जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन तभी सुलेखा नागिन उसके सामने आई और उसे डस लिया। उस आदमी के हाथ से नागमणि नीचे गिर गई और उस आदमी की मौत हो गई। नागमणि कोई बच्चों का खिलौना नहीं है जो जब चाहे चुरा ले। ये नागिनों का अहंकार है, अहंकार। इसे चुराने से पहले मुझसे सामना करना पड़ेगा। ये बात तो सच है कि नागमणि बहुत ही सुंदर और दुर्लभ चीज है, इसीलिए हर कोई नागमणि पाना चाहता है। लेकिन सुलेखा नागिन नागमणि की पहरेदारी कर रही है। नागराज ने उसे ये जिम्मेदारी दी है। बचपन से ही सुलेखा बहुत जिद्दी है। बचपन में नागमणि की रक्षा करते हुए उसके माता पिता का देहांत हो गया था। हरिहर नाम का एक बूढ़ा आदमी एक बार जंगल में नागमणि को चुराने आया था। तब सुलेखा बहुत छोटी थी। मेरी जानकारी के हिसाब से नागमणि इसी जंगल में कहीं है। बस एक बार मिल जाए, उसके बाद तो मजे ही मजे होंगे। मैं करोड़पति बन जाऊंगा। हरिहर नागमणि ढूंढने लगा और जंगल के बीचों बीच एक सुरंग के अंदर उसे नागमणि मिल गई। लेकिन तभी सुलेखा के माता पिता वहां आ गए और उस बुढ़े को डस लिया। हरिहर के पास चाकू था। हरिहर ने चाकू से दोनों को मार डाला और नागमणि छोड़कर तुरंत भाग गया। माँ, पिताजी, ये क्या हो गया? आप दोनों क्यों चले गए मुझे छोड़कर? नागराज वहां आ गए और दोनों का अंतिम संस्कार किया गया। हे नागराज, जिसने भी मेरे माता पिता को मारा है, मैं उसके वंश को निर्वंश कर दूंगी। वाह सुलेखा, तुम हो असली नागिन। आज से इस नागमणि की जिम्मेदारी तुम्हारी है। सुलेखा पहरेदारी करने लगी। उधर हरिहर घर पहुंचा और उसकी सांस फूलने लगी। क्या हुआ है दादाजी? आपको क्या हुआ है? मुझे नागिन ने डस लिया है बेटा। मैं नागमणि की खोज करने गया था। ये सांप और नागिन बहुत भयंकर प्राणी हैं। उनसे बच के रहना। ये बोलकर हरिहर ने अपनी सांस त्याग दी। राहुल बड़ा गुस्सा हो गया। वो अपने दादाजी से बहुत प्यार करता था। मेरे दादाजी को जिसने भी मारा है, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। और मेरे दादाजी की आखिरी इच्छा, वो नागमणि, मैं हासिल करूंगा। ये मेरा वादा है। और ऐसे ही दोनों तरफ एक जंग की सूचना हो गई। और ऐसे ही कुछ साल बीत गए। राहुल बड़ा हो गया और उधर सुलेखा नागिन भी बड़ी हो गई। राहुल नागमणि चुराने का प्लान बनाने लगा और सुलेखा उसके माता पिता के हथियारों को ढूंढने लगी। सुलेखा जंगल से बाहर आती थी और पूरा शहर छान मारती थी। उसने उस बुढ़े का चेहरा देखा था। वो चेहरा मैं कभी नहीं भूलूंगी। मुझे उसे मारना है। लेकिन सुलेखा को यह पता नहीं था कि वो बुढ़ा उसी दिन मर गया था। ऐसे ही एक दिन वो रास्ते में भटक रही थी, तभी अचानक से एक गाड़ी ने उसे धक्का मार दिया। आह, मेरा पैर! सुलेखा दर्द से तड़पने लगी और तभी वहां राहुल आ गया। अरे क्या हुआ आपको? आप चिल्ला क्यों रही हो? उस गाड़ी ने मुझे धक्का मार दिया है। तुम शहर वालों में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। मतलब तुम इस शहर से नहीं हो क्या? कहाँ से हो तुम? जंगल से। जंगल से? मतलब जंगल में कौन सा इंसान रहता है? सुलेखा से गलती हो गई, इसीलिए उसने तुरंत कहा, नहीं, मेरा मतलब मैं गांव से हूँ। अच्छा, तो ये बात है। मैंने सुना है कि गांव की लड़कियां बहुत सुंदर होती हैं। सुलेखा शर्मा गई। राहुल सुलेखा को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सुलेखा की पल्स चेक करते हुए कहा, अरे तुम्हारी त्वचा इतनी ठंडी क्यों है? इंसानों को तो ऐसा नहीं होता है। वो मुझे एक बीमारी है, आप जल्दी से दवाई दीजिए। डॉक्टर और राहुल ने उस बात को इग्नोर कर दिया। नागिनों का शरीर ठंडा होता है, ये राहुल को भी पता है। लेकिन राहुल सुलेखा के प्यार में पागल हो गया है, इसीलिए उसने उस बात पर ध्यान नहीं दिया। सुलेखा राहुल के साथ उसके घर गई। सुनो, तुम आज यहाँ रह सकती हो। वैसे तुम शहर किस लिए आई थी? मुझे किसी को ढूंढना है। कोई खो गया है क्या? नहीं, उसने मेरे माँ बाप को मार डाला है और मुझे पता है कि वो शहर में ही रहता है। अरे बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हारे साथ हूँ सुलेखा। ये बोलकर राहुल ने सुलेखा को गले लगा लिया। सुलेखा भी राहुल को पसंद करने लगी, लेकिन उन दोनों को ही पता नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगले दिन सुलेखा चली गई, लेकिन वो वादा करके गई कि वो राहुल से फिर मिलेगी। सुलेखा जंगल में लौट गई। नागराज ने उससे कहा, सुलेखा, कल रात को तुम कहाँ थी? वो एक दोस्त के घर में थी नागराज। देखो सुलेखा, तुम एक नागिन हो। किसी इंसान से दोस्ती मत करना। इंसान लालची होते हैं।
वो बस अपने फायदे का सोचते हैं। जी नागराज, लेकिन मेरा दोस्त वैसा नहीं है। वो दयालु है, उसने मेरी मदद की। जो तुम ठीक समझो, लेकिन हमेशा चौकन्ना रहना। इंसान कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन तब तक सुलेखा राहुल के प्यार में खो गई थी। वो बार बार अपने आप से कह रही थी, नहीं नहीं, मेरा राहुल वैसा नहीं है, मेरा राहुल अच्छा है। सुलेखा हर रोज जंगल से निकलकर शहर आने लगी और राहुल से मिलने लगी। राहुल के घर पर उसका आना जाना बढ़ गया। एक दिन उसने देखा कि राहुल के घर में एक कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। राहुल, ये कमरा बंद क्यों है? कुछ नहीं सुलेखा, उस कमरे में मेरे काम की चीजें हैं। तुम इस घर में कहीं भी जा सकती हो, बस उस कमरे में कभी मत जाना। सुलेखा ने राहुल की बात मान ली। राहुल और सुलेखा एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करने लगे, लेकिन दोनों ही अपने मकसद नहीं भूले। इतने में कुछ दिन बाद सुलेखा को उल्टियां होने लगी। डॉक्टर के पास जाने पर पता चला कि सुलेखा के पेट में राहुल का बच्चा है। राहुल बहुत खुश हुआ। अरे वाह सुलेखा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं कुंवारी हूँ, किसी को पता चल गया तो क्या होगा? तो मुझसे शादी कर लो। वैसे भी बहुत जल्द मैं अमीर बनने वाला हूँ। अच्छा, वो कैसे? बनने के बाद बताऊंगा कि कैसे। सुलेखा जंगल में चली गई, लेकिन नागराज सब कुछ समझते हैं। उन्होंने सुलेखा को देखते ही बता दिया कि वो पेट से है। छी सुलेखा छी, मैंने सोचा था कि तुम नागिनों की रक्षा करोगी, नागमणि की पहरेदारी करोगी, और तुम एक इंसान के बच्चे को अपने पेट में पाल रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नागराज और सारे नागिनों ने मिलकर सुलेखा को बाहर भेज दिया। सुलेखा रोते हुए राहुल के पास चली आई। राहुल, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है सुलेखा, तुम अभी आराम करो। आज रात को मुझे कहीं जाना है। आज मेरा मकसद पूरा होने वाला है। आज मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। सुलेखा सो गई। रात को उसकी नींद टूटी, तब तक राहुल बाहर निकल चुका था। असल में उसे नागमणि का पता चल गया था। वो वही लेने गया था। वो जंगल में घुस गया और नागमणि को ढूंढने लगा। उधर सुलेखा नींद से उठकर घर के अंदर इधर उधर घूम रही थी। ऐसे ही वो उस बंद कमरे के बाहर चली आई। इस कमरे के अंदर है क्या, जरा देखूं तो। सुलेखा नागिन बन गई और दरवाजे के नीचे से कमरे के अंदर घुस गई। और वहां घुसते ही उसने जो देखा, उससे उसके होश उड़ गए। उस कमरे में नागिन और नागमणियों को लेकर बहुत सारी किताबें थी और दीवार पर राहुल के दादाजी की तस्वीर लगी हुई थी। अरे, ये तो वही है जिसने मेरे माँ बाप को मारा था। इसका मतलब राहुल इसी खूनी का पोता है। इसका मतलब राहुल नागमणि चुराने गया है। नहीं नहीं, मुझे अभी जाना होगा। सुलेखा तुरंत वहां से निकल गई। उधर राहुल को वो गड्ढा मिल गया जिसमें नागमणि थी। राहुल ने नागमणि निकाली और तभी नागराज वहां चले आए। बाकी नागिनें भी चली आई। देखो, मेरे पास मत आओ, मुझे नागमणि लेने दो। ये मेरे दादाजी का सपना था। तभी वहां सुलेखा चली आई। रुक जाओ राहुल, तुम ये नहीं कर सकते। सुलेखा, तुम यहाँ कैसे? कौन हो तुम? तभी सुलेखा नागिन रूप में आ गई और फिर से वापस सुलेखा बन गई। तुम एक नागिन हो? हाँ, नागमणि के चक्कर में तुम्हारे दादाजी ने मेरे माता पिता को मारा था। और तुम्हारे माँ बाप ने मेरे दादाजी को? तो फिर बदला पूरा हो गया। अब और खून खराबा करके क्या फायदा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ राहुल। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ सुलेखा। तुम सही कह रही हो, लालच बुरी चीज है। नागराज, ये नागमणि आप रख लीजिए और सुलेखा को मेरे हाथों सौंप दीजिए। नागराज खुश हुए। बड़े ही धूमधाम से राहुल और सुलेखा की शादी हो गई। नागमणि नागराज के पास ही रही। कुछ महीनों बाद राहुल और सुलेखा की एक बेटी हुई और आखिर में प्यार की जीत हो गई। कहानी के इस हिस्से से पहले आपने देखा कि किस तरह इच्छाधारी नागिन तेजस्वी ने दुष्ट सपेरे काली को मारकर न सिर्फ अपने माता पिता की मौत का बदला लिया, बल्कि पूरे नागलोक को फिर से जीवित कर दिया। अब नागलोक के सभी नाग नागिन पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित थे, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए उनकी नई नागरानी तेजस्वी उनके साथ थी, जो साक्षात भगवान शिव के आशीर्वाद के साथ जन्मी थी। साथ ही नागमणि की शक्तियां भी अब नागलोक को वापस मिल चुकी थीं। लेकिन इस सब के बावजूद तेजस्वी घबराई हुई थी। तेजू, तू घबरा मत, खुद पर भरोसा रख मेरी बच्ची, जैसे तेरी माँ को तुझ पर था। नहीं दादी, उस काली से लड़ने के बाद मुझे एहसास हो गया है कि अकेले नागमणि और नागलोक की सुरक्षा कर पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं तो अभी तो तुझे लगता है कि तू अभी बच्ची है। तू भूल रही है बेटा कि तू एक इच्छाधारी नागिन है।
अपने पिता के शौर्य और अपनी माँ की भक्ति का मान तुझे ही रखना होगा। नाग रानी बनना तेरा नसीब भी है और कर्तव्य भी, जिससे तू चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकती। और जहां तक रही बात अकेले पढ़ने की, तो तू उसकी चिंता बिल्कुल मत कर। भगवान शिव पर भरोसा रख, उन्होंने तेरे लिए जरूर कुछ सोचा होगा। मतलब मैं कुछ समझी नहीं दादी। सब समझ जाएगी जब सही वक्त आएगा तो। इतना कहकर जमुना ताई वहां से चली गई और तेजस्वी वहीं खड़ी काफी देर तक सोचती रही कि अब उसे आगे क्या करना है। तभी एक नाग रेंगता हुआ उसके पास आया। वो नाग असल में नागलोक का नया सेनापति सचान था और तेजस्वी से नागलोक की सुरक्षा को लेकर कुछ बात करने आया था। लेकिन इससे पहले कि वो तेजस्वी के सामने अपने इंसानी रूप में आ पाता, उससे पहले ही दूर से एक बड़ा पत्थर उसकी तरफ किसी ने फेंका। हालांकि वो पत्थर सेनापति सचान से कुछ दूर जाकर ही गिरा, लेकिन फिर भी तेजस्वी ने खतरे को भांपते हुए सचान को इशारा किया और उसे अपना रूप बदलने से मना कर दिया। साथ ही उसे वहां से चले जाने का इशारा भी किया। सेनापति सचान ने भी ठीक वैसा ही किया और अगले ही पल वहां से गायब हो गया। और फिर तेजस्वी ने उस दिशा की ओर देखा जहां से वो पत्थर आया था। वहां से एक बड़ा ही खूबसूरत नौजवान सीधा तेजस्वी की तरफ चला आ रहा था। गठीला शरीर, लंबा कद और चेहरे पर बिल्कुल सूरज जैसी चमक। तेजस्वी ने जब उस लड़के को देखा तो बस देखती ही रह गई। अब तुम ठीक तो हो ना? वो सांप वो कहाँ गया? उसने तुम्हें काटा तो नहीं? नहीं, वो चला गया। पर आप कौन है और यहाँ कैसे आए? मेरा नाम अक्षत है और मैं यहीं पास में अपने दोस्तों के साथ कैंपिंग करने आया हूँ। अब मैं आग जलाने के लिए लकड़ियां ढूंढ रहा था, तब मैंने उस सांप को तुम्हारी तरफ आते देखा तो मैंने। आपने बिना कुछ सोचे समझे वो बड़ा पत्थर उठाकर उसे मार दिया। ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर उसे लग जाता तो? अरे बड़ी अजीब लड़की हो। एक तो मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझ पर ही नाराज हो रही हो। अगर मैं वो पत्थर उस सांप की तरफ फेंकता तो वो तुम्हें काट लेता। नहीं, वो मुझे नहीं काटता क्योंकि मैं। इतना कहते ही तेजस्वी चुप हो गई, क्योंकि उसे किसी भी हालत में अपनी सच्चाई किसी को नहीं बतानी थी और उस लड़के को तो वो जानती भी नहीं थी। लेकिन तेजस्वी को इस तरह चुप होते देखकर अक्षत ने उससे पूछा, तुम उस सांप की कोई रिश्तेदार हो क्या जो वो तुम्हें काटता नहीं? बोलो। ऐसा ही कुछ समझ लो। अब आप जाओ यहाँ से और ध्यान रहे इस तरफ फिर कभी मत आना। जंगल का ये हिस्सा इंसानों के लिए सुरक्षित नहीं है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी मेरे साथ चलो, खतरा तो तुम्हें भी है ना? नहीं, मेरी बात अलग है। कैसे? तुम भी तो मेरी तरह इंसान ही हो ना? अब हाँ, और नहीं तो क्या। अब आप जाओ यहाँ से। मुझे अजनबियों से बात करना पसंद नहीं। हम अजनबी कैसे हुए? अभी तो हमारी जान पहचान हुई है। मैंने तो अपना नाम बता दिया, बस तुम भी अगर। भूल जाओ। इतना कहकर तेजस्वी मुस्कुराती हुई वहां से घने जंगल की तरफ भाग गई। अक्षत ने उसका पीछा किया, लेकिन कुछ दूर जाते ही तेजस्वी उसे दिखाई देनी बंद हो गई, क्योंकि वो अपने नागिन रूप में वहां से जा चुकी थी। अभी तो यहीं थी मेरे सामने, पर अचानक कहाँ चली गई पता नहीं। पर जो भी हो, उस लड़की में कुछ तो खास बात है जो मैं उसकी तरफ खींचा चला आया। सच में कितनी सुंदर थी वो। पता नहीं अब फिर से मुलाकात कब होगी। अक्षत वापस उस तरफ मुड़ गया था जहां उसके दोस्त उसका इंतजार कर रहे थे और दूर झाड़ियों के पीछे खड़ी तेजस्वी उसे जाते हुए काफी देर तक देखती रही। सच तो ये था कि इस पहली मुलाकात में ही अक्षत और तेजस्वी के बीच कुछ तो था, जिससे वो दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके थे। दोनों एक दूसरे से भले ही दूर थे, पर एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे थे। तभी अचानक तेजस्वी को ख्याल आया, अरे मैं तो भूल ही गई, सेनापति सचान आए थे मुझसे मिलने। जरूर कोई खास बात होगी, मुझे चलना चाहिए। ये सोचकर तेजस्वी सीधा नागलोक पहुंची, जहां पूरी सभा उसके आने का इंतजार कर रही थी। नागरानी जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। जी बताइए, क्या बात है? आप सब इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? फिलहाल तो सब ठीक है नागरानी जी, पर बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। क्या मतलब है? बात क्या है, साफ साफ बताइए। नागरानी जी, नागमणि की शक्तियों का असर कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारे कई नाग नागिन अपना रूप नहीं बदल पा रहे हैं। क्या? पर ऐसा कैसे हो सकता है? ये कैसे मुमकिन है? नाग पुरोहित जी के अनुसार जरूर कोई है जो अपने तंत्र मंत्र की शक्तियों का इस्तेमाल कर रहा है हमारी नागमणि को हथियाने के लिए, और शायद नागमणि पर पड़ने वाला यह असर उसी का नतीजा है। फिलहाल हमने पुरोहित जी की राय पर नागमणि को गर्भगृह में रखवा दिया है, जहां वो पहले से अधिक सुरक्षित है।
लेकिन लेकिन क्या सेनापति जी? लेकिन पुरोहित जी का कहना है कि हमारी नागमणि गर्भगृह में भी ज्यादा दिनों तक सुरक्षित नहीं रहेगी। हमें उसकी सुरक्षा के लिए कुछ और सोचना होगा। इसमें सोचना क्या है? हम सब तैयार हैं। जिसे आना है आ जाए, जो करना है कर ले। हमारी सेना और हम किसी का भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, है ना सेनापति जी? जी नागरानी जी, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। कुछ और भी है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। ऐसा क्या है? साफ साफ कहिए सेनापति जी। नागरानी जी, पूरी बात अगर पुरोहित जी को ही आप बताएं तो बेहतर रहेगा। सेनापति की बात सुनकर तेजस्वी सीधा नाग पुरोहित के पास पहुंचती है और फिर मसला गंभीर है बेटी, लेकिन इसका एक हल है। मैं वही तो जानने आई हूँ आपके साथ पुरोहित जी। बताइए मुझे क्या करना होगा। मैं नागलोक और नागमणि की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए तुम्हें विवाह करना होगा बेटी। ये सच है कि तुम्हारी वीरता पर यहाँ किसी को शक नहीं, लेकिन नागमणि की सुरक्षा के लिए तुम्हें नागलोक के राजवंश को आगे बढ़ाना होगा। वास्तव में जिस तरह नागलोक में नागमणि से शक्तियों का संचार होता है, ठीक उसी तरह से नागमणि की शक्तियों को बनाए रखने के लिए नागलोक का राजवंश बने रहना भी जरूरी है। पर मुझे किससे विवाह करना होगा पुरोहित जी? कौन है वो जिस पर इतना भरोसा किया जा सकता है? उसे भगवान शिव ने ही चुना है बेटी, और मुझे आभास हो रहा है कि वो तुमसे ज्यादा दूर नहीं है। वो भी तुम्हारी तरह तेजस्वी होगा, तुम्हारी तरह शक्तिशाली और निडर होगा, और सबसे बड़ी बात, अपने से ज्यादा दूसरे के बारे में सोचने वाला होगा। नाग पुरोहित की बात सुनते ही तेजस्वी के मन में सीधे अक्षत की तस्वीर गढ़ने लगी। लेकिन तभी उसे ख्याल आया, नहीं, वो तो एक इंसान है। नहीं, वो नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो कौन होगा जो मेरा जीवन साथी बनने के लायक होगा और नागलोक का नागराज भी?